अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार सेकंड की। टैंक तेजी से आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वार सेकंड अचानक नहीं हुआ था। ये एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे जल रही थी और अचानक एक दिन ये आग का गोला फट जाता जल्दी करो। है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी हार चुका था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने जर्मनी को सिर्फ हराया नहीं था बल्कि जर्मनी को तोड़ दिया था। जर्मनी पर हेवी फाइन्स लगाए गए थे। उनकी आर्मी ऑलमोस्ट खत्म की गई थी। उनकी इकोनॉमी क्रैश हुई थी और लोग बेरोजगार हुए थे। हमें रोटी और काम चाहिए। अब जर्मनी के लोगों के पास दो चीजें थी, एक तो गुस्सा था और दूसरा बदले की आग। ये पैसे बेकार हैं, हमें खाना चाहिए। हमें रोटी और काम चाहिए, हम बदला लेंगे। इसी गुस्से का फायदा उठाता है एक आदमी जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर इतने अच्छे स्पीचेस देता था, वो लोगों को इतना मोटिवेट करता था कि लोग उसे वहां मसीहा समझने लगे। हिटलर ने लोगों से कहा कि हमने हारा नहीं था बल्कि हमारे साथ चीट हुआ था। We were not defeated on the field of battle. We were cheated by the traitors within. But our time is coming. तो इसी कंसेप्ट ने एक ऐसे डेंजरस आइडिया को जन्म दिया जिसे हम नेसिज्म बोलते हैं। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कहती है जर्मनी सबसे सुपीरियर है और दुनिया पर उनका हक है। और लोग हिटलर के पीछे पीछे चलते थे। जो हिटलर बोलता था लोग उसे सपोर्ट करते थे और 1933 तक हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन चुका था। अब हिटलर रुकने वाला नहीं था। उसका गोल यही था जर्मनी को एक्सपेंड करना और दुनिया को बताना कि जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री है। 1 सितंबर 1939 सुबह का वक्त होता है और अचानक जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देती है। जल्दी करो, आगे बढ़ो, छुप जाओ, गोलीबार। लेकिन ये कोई सिंपल वार, ये कोई सिंपल अटैक नहीं होता है। इसे हम ब्लिट्जक्रिग के नाम से जानते हैं, यानी लाइटनिंग ऑफ वार। यानी इसमें शॉक होता है, स्पीड होती है और डिस्ट्रक्शन होती है। हिटलर की स्ट्रेटजी सिंपल थी लेकिन डेडली थी। जर्मनी ने पहले एयर स्ट्राइक्स की को कंफ्यूज किया, फिर फास्ट टैंक्स, डायरेक्ट एंट्री की और लास्ट में सोल्जर्स, यानी उन्होंने फुल कंट्रोल लिया। उन्होंने पोलैंड को सोचने तक का भी मौका नहीं दिया। पोलैंड ने फाइट बैक की थी लेकिन ब्लिट्जक्रिग के सामने वो टिक नहीं पाई और कुछ ही हफ्तों में पोलैंड कोलैप्स हो गया। अब दुनिया समझ चुकी थी अगर हिटलर को अभी नहीं रोका गया तो ये सारी दुनिया पे राज करेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देते हैं और यही से वर्ल्ड वार सेकंड की शुरुआत होती है। अब हिटलर अनस्टॉपेबल लग रहा था। एक के बाद एक कंट्री घिरते जा रही थी, चाहे वो बेल्जियम हो, नॉर्वे हो, डेनमार्क हो या नीदरलैंड हो। कोई भी कंट्री ब्लिट्जक्रिग के सामने टिक नहीं पा रही थी। और अब नेक्स्ट टारगेट था जर्मनी का फ्रांस। फ्रांस एक पावरफुल कंट्री थी, उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन फ्रांस भी 6 हफ्तों तक ही टिक पाता है जर्मनी के अटैक के सामने। होकर पेरिस में प्रवेश करते हैं। ब्लिट्जक्रिग अजय हैं। आप सोचो, एक आदमी, इतनी डिस्ट्रक्शन और सारी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। ये खाली एक वार नहीं थी, ये एक तूफान था जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। स्टुका बमवर्षक आसमान से आग बरसाते हैं। पैंजर टैंक तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर तूफान को रोकने के लिए कोई ना कोई खड़ा होता है और इस बार वो कंट्री थी ब्रिटेन। यूरोप का ऑलमोस्ट हर हिस्सा अब हिटलर के कंट्रोल में था, लेकिन अभी तक और एक जगह थी जो सरेंडर करने के लिए, जो झुकने के लिए तैयार नहीं थी। उसका नाम था यूनाइटेड किंगडम्स, जिसका लीडर था चर्चिल। चर्चिल ने अपनी आवाज से पूरे देश को जगा दिया। उसने लोगों को मोटिवेट किया, उसने लोगों को स्पीचेस दिए दैट दे विल नेवर सरेंडर। तो यही एक बात, यही स्पीचेस लोगों के लिए एक उम्मीद बनी और वो झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने फाइट बैक की। हिटलर ने डिसाइड किया अगर हम इन्हें जमीन से हरा नहीं पाए तो इन्हें आसमान से तोड़ दो। और फिर शुरू हुआ एयरप्लेन से बॉम्बिंग,
एक्सप्लोजन्स, डिस्ट्रक्शन, हर सिटी जल रही थी। लोग डर के मारे छुप रहे थे, भाग रहे थे। Sirens! Quick to shelter! Hurry, children! God protect us! They're still falling. सोचो तुम घर में होते हो और अचानक सायरन बजती है और लोग भागते हैं, बम शेल्टर्स में छुपते हैं और अपने जिंदा रहने के लिए दुआ करते हैं। लेकिन इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद भी ब्रिटेन ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने फाइट की, उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने अटैक किया जमीन पर, आसमान पर, और जर्मनी उसे तोड़ नहीं पाई। और ये हिटलर के लिए सबसे बड़ी और पहली डिफीट थी। लेकिन उसे अभी भी और एक डिसीजन लेना बाकी था। हिटलर ने सबसे बड़ी गलती की 1941 में। हिटलर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसकी बर्बादी की शुरुआत बना। उसने अटैक किया सोवियत यूनियन पर, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, और इसका नाम रखा ऑपरेशन बारबरूसा। हिटलर को लगा कि वो रशिया की आर्मी को कुछ ही हफ्तों में हरा देगा। लेकिन जब जर्मनी की आर्मी ने एंट्री की रशिया में, उनको पता नहीं था कि उन्हें सोल्जर्स के साथ साथ नेचर का भी सामना करना पड़ेगा। एक्सट्रीम कोल्ड थी वहां पर, माइनस टेम्परेचर था, जो सोल्जर्स थे वो फ्रीज हो रहे थे, और जो सोवियत आर्मी थी वो फाइट बैक कर रही थी। ये एक ऐसा बैटल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये जर्मनी के लिए एक ऐसी हार थी जिससे जर्मनी कभी रिकवर नहीं हो पाई। इसी पॉइंट के बाद गेम चेंज हो चुका था। अब हिटलर जीत नहीं रहा था, अब वो धीरे धीरे हार रहा था। एक ऐसा गलत डिसीजन, एक ऐसी अंडर एस्टिमेट की हुई एनिमी, और एक ऐसी वार जो धीरे धीरे हिटलर के हाथ से निकल रही थी। जब यूरोप में वार अपनी पीक पर होती है, लेकिन अभी तक इसमें और एक सुपर पावर ने हिस्सा नहीं लिया था जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स। अब सब कुछ बदलने वाला था। 7 दिसंबर 1941 एक नॉर्मल सुबह, और कुछ ही मिनट्स में सब कुछ बदल जाता है जब जापान अटैक करता है अचानक अमेरिका पर। सोचो, हवा में डजन्स ऑफ प्लेन्स होते हैं जिससे बम गिरते हैं और शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, अमेरिका के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दो पे दागो, जल्दी करो, कवर लो, बम गिर रहे हैं। ये खाली अटैक नहीं होता है, इससे अमेरिका शॉक हो जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीच देते हैं और वार डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट जापान। और इसी के साथ अब ये वार ऑफिशियली ग्लोबल बन जाती है, और इसमें खाली अब यूरोप इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें अब हर कंट्री, दुनिया की हर कंट्री घुस चुकी थी। अब ये वार खाली सर्वाइव करने की नहीं थी, अब ये वार जीतने की थी। और जो एलाइड पावर्स थे वो अब धीरे धीरे वीक हो रहे थे, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो या जापान हो। यहां पर सबसे बड़ा झटका जर्मनी को लगता है। उनकी आर्मी को खत्म किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। 6 जून 1944 हिस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेजन लॉन्च हुआ। सोचो, थाउजेंड्स ऑफ शिप्स, लैक्स ऑफ सोल्जर्स, और समंदर के बीच से अटैक, बुलेट्स, एक्सप्लोजन्स। जो सोल्जर्स थे वो पानी से निकलते ही गिर रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। ब्लिट्जक्रिग। इसी मैसिव अटैक की वजह से फ्रांस को फ्रीडम मिलती है, और जो जर्मनी है वो पीछे हटती है। अब वो धीरे धीरे हार रही थी, और धीरे धीरे उनका कंट्रोल कम होता जा रहा था। अब सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो रही थी। पहले जर्मनी अटैक कर रही थी, अब वो डिफेंड कर रही थी, और जर्मनी का जो कंट्रोल था अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये वही मोमेंट है जहां डायरेक्शन बदल गई। पहले हिटलर जीत रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे हार रहा। अब वार अपने एंड के करीब थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि हिटलर का क्या होगा। बर्लिन 1945। एलाइड फोर्सेस जब जर्मनी के अंदर घुस जाते हैं, उनका टारगेट होता है बर्लिन। जो सिटी है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। वहां लोग भूखे थे, बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी थी। खाली एक ही चीज वहां पर दिख रही थी, खाली वार के निशान। अब एक आखिरी मोमेंट था जब हिटलर की आर्मी बाहर लड़ रही थी और वो अंदर बैंकर में छुप रहा था। अंदर वो एक आखिरी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सच ये था कि अब कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी थी।
30 अप्रैल 1945 हिटलर अपने बंकर के अंदर सुसाइड कर देता है और कुछ ही दिनों में जर्मनी पूरी तरह से सरेंडर करता है। अब लोग सोचते हैं कि वार खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया को एक और शॉक देखना बाकी था। एक जगह थी जहां पर वार अभी भी चल रही थी और वो जगह थी जापान। जापान रुकने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थी। तब अमेरिका ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सारी हिस्ट्री ही बदल के रख दी, और उस इंसिडेंट का नाम था जिसे लोग भी जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर एटम बम गिराया गया था, और उसका असर आज भी वहां पे दिख रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी के इस इंसिडेंट को हम और एक अच्छे से वीडियो में समझेंगे डीपली। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।